हाय दोस्तों, वेलकम टू बिंद स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, आज का हमारा यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम पर्यावरण के कुछ बेसिक फैक्ट हैं उनको कवर करेंगे और ये जितने भी फैक्ट हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यदि हम देखें तो यह वीडियो जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस वीडियो का जो प्रमुख उद्देश्य है उसकी यदि हम बात करें तो आप चाहे रीट दे रहे हों, आप चाहे यूपी टेट दे रहे हों, चाहे आप एमपी टेट दे रहे हों और इसके साथ साथ चाहे आप सी टेट दे रहे हों, इसके लिए यह लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें पर्यावरण सिलेबस में है वो उसके लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें सारे फैक्ट कवर किए गए हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमसे गलत होते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। बिल्कुल अलग अलग टॉपिक में देखेंगे, सभी को देखेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन जो इस वीडियो का असली सार है वो वीडियो को आपको लास्ट में मिलेगा। लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके बेसिक्स को एकदम हाई लेवल में पहुंचा देंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फैक्ट है, राजीव गांधी के नेतृत्व में जो पर्यावरण और वन मंत्रालय का पहली बार गठन किया गया था वह कब किया गया था। इसकी डेट आपसे पूछ रहा है तो यह 17 सितंबर 1985 को किया गया था, आपको याद रखना है। जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का पहली बार गठन किया गया था ये कब किया गया था इसकी बात कर रहा है तो 17 सितंबर 1985। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है। पर्यावरण संरक्षण एक्ट जो है वह है 1986 का, आपको ध्यान रखना है। गंगा कार्य योजना 1985 में लाई गई है, ये आपको याद रखना है। जीएपी नाम से जानते हैं और इस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। यह आपको ये फैक्ट याद रखना है। गंगा कार्य योजना कब की है तो आपसे ये फैक्ट पूछ सकता है और पूछा गया है। अगले फैक्ट को देखते हैं। 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना प्रारंभ की गई जिसे हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं और यह 1973 में बनाया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और यह लगभग 10 से 15 बार अलग अलग परीक्षाओं में इससे प्रश्न आए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब गठित किया गया। एनजीटी की बात हो रही है दोस्तों, एनजीटी की। तो एनजीटी का जो गठन माना जाता है, एनजीटी का गठन आपको याद रखना है 18 अक्टूबर 2010। इसकी डेट जो है एनजीटी की 18 अक्टूबर 2010 और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं, आपको याद रखना है। इस समय पर इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, तो आपको याद रखना है जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न इससे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण के विकास की ओर जोर दिया गया। तो यह थी चौथी पंचवर्षीय योजना में पहली बार पर्यावरण के विकास को जोर दिया गया है, जोड़ा गया है, आपको याद रखना है। एक भौमिकी प्रक्रिया होती है, तो जो अपक्षय की प्रक्रिया होती है यह एक भौमिकी प्रक्रिया होती है। अपक्षय की प्रक्रिया एक भौमिकी प्रक्रिया कहलाती है, यह आपको ध्यान में रखना है मित्रों। जो पौधे सूर्य के प्रकाश से अच्छी तरह विकसित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, या फिर जो तेज़ी से विकसित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम हीलियोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हीलियोफाइट्स कहते हैं। और जो इसकी तुलना में धीरे धीरे विकसित होते हैं या तो कहे तो कम तीव्रता से विकसित होते हैं उन्हें हम सीओफाइट्स के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं, सीओफाइट्स। ये दोनों फैक्ट आपको नहीं भूलना है कि जो सूर्य के प्रकाश से तेज़ी से जो पौधे में जो विकास होता है वह हीलियोफाइट्स के कारण होता है और जिनमें कम धीरे धीरे होता है उन्हें हम सीओफाइट्स कहते हैं, आपको याद रखना है। वे जंतु जिनका रुधिर गर्म होता है और जो अपने शरीर का तापक्रम किसी भी वातावरणीय परिस्थिति में स्थिर बनाए रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम होमियोथर्मिक और एंडोथर्मिक कहते हैं। ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, होमियोथर्मिक और एंडोथर्मिक। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडल का ठंडा होना या गर्म होना प्रत्यक्षतः सूर्य ताप के कारण ना होकर किस पे निर्भर करता है। तो यह निर्भर करता है दोस्तों
भौमिक विकिरण पर। जो भौमिक विकिरण होते हैं उनके कारण यह ठंडा और गर्म होता है। आइए मानव का पर्यावरण से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। मानव के लिए क्या योगदान है पर्यावरण का, उसके बारे में कुछ तथ्य की चर्चा कर लेते हैं। तो जो पहला हमारा फैक्ट है, मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया जाता है। मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया जाता है पशुपालन। खेती की सर्वाधिक पूर्णतः प्रणाली कौन सी है? झूम कृषि है। यह खेती की सबसे पूर्णतः प्रणाली है, आपको याद रखना है बिल्कुल। झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि कहाँ पे प्रचलित है? तो आप करना दक्षिणी जो भारत का और पूर्वी एशिया तथा पूर्वोत्तर भारत में यह विधि प्रचलित है, आपको याद रखना है। मानव के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता होती है कितनी? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से एवं 60% आर्द्रता। ये एक बैलेंसिंग टेम्परेचर है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 60% आर्द्रता ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो औद्योगिक केंद्र की जो शुरुआत मानी जाती है वह इंग्लैंड से मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभवतः हुआ? तो कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में इसका विकास होता है, यह आपको याद रखना है। भूगोल, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे दी जाती है? तो फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। और ये बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल छपने वाला है, आपको याद रखना है। ये छपने वाले प्रश्न हैं, इसमें छपने वाले प्रश्न आपके सामने आएंगे। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ कब हुआ? जब औद्योगिक क्रांति आई और आर्थिक निश्चयवाद जब आया, तब से पर्यावरण में कुछ समस्याओं का जन्म हुआ। मेघ बीजन में यौगिक का प्रयोग किया जाता है। मेघ बीजन में कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो ठोस CO2 आयोडीन यौगिक का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। अब परिस्थिति एवं पारितंत्र की बात कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो परिस्थिति और पारितंत्र की बात करें तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 में अर्नेस्ट हीकल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हीकल ने किया था, यह आपको ध्यान में रखना है। यहीं परिस्थितिकी के जनक की संज्ञा भी किसे दी जाती है? अर्नेस्ट हीकल को। ये दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और आए हुए प्रश्न हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, परिस्थिति के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, वातावरण और जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है, आपको याद रखना है। रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो यह प्रकाश पर निर्भर करता है, याद रखना है। यह प्रश्न पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। बाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? एक जैविकी क्रिया है, यह भी प्रश्न पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में और SSC में पूछे गए प्रश्न हैं ये। विटामिन A, D तथा कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? प्रकाश की होती है। और जो विटामिन D होता है, आपको याद रखना है, विटामिन D, इसे हम सूर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इस विटामिन D को हम सूर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं। सूर्य विटामिन भी इसे कहते हैं क्योंकि यह सूर्य से प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम सूर्य विटामिन कहते हैं, आपको याद रखना है। छायाप्रिय पौधा किसे कहते हैं? जो हेलियोफोबस होते हैं उन्हें हम छायाप्रिय कहते हैं। अल्पदीप्त काली पौधे कौन से हैं? तंबाकू और सोयाबीन के जो पौधे होते हैं यह अल्पदीप्त काली पौधे कहलाते हैं। एंजाइम की क्रियाशीलता का सर्वोच्चम ताप क्या है? 25 से 30 डिग्री। यह एंजाइम की क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है, उच्च ताप है। एंजाइम विकृत कब होता है? 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर विकृत हो जाता है, टूट जाता है, यह आपको याद रखना है। अल्पाइन वृक्ष भारत में कितनी फीट की ऊंचाई पर मिलते हैं? तो 3600 से 4000 फीट की ऊंचाई में अल्पाइन वल पाए जाते हैं। अस्थाई बर्फलाइन की भारत में कितनी ऊंचाई है? 4000 मीटर है, आपको याद रखना है, 4000 मीटर है। अगला प्रश्न है, अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना क्या कहलाता है? तो यह क्रिया बसंतीकरण कहलाती है, यह आपको याद रखना है, बसंतीकरण। यह आपको याद है, बिल्कुल याद रखना। जैसे धान का बीज रखते हैं आपको याद होना चाहिए। मरुद्भिद पौधे में प्रायः पत्तियां बदल जाती हैं, किसमें? कांटों में बदल जाती हैं। मरुद्भिद पौधे की जो पत्तियां होती हैं कांटों में बदल जाती हैं। आर्द्रता को मापा जाता है सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में, और आर्द्रता का जो मात्रक होता है इसको मापने की इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता को नापते हैं, किससे? हाइग्रोमीटर से, ये आपको याद रखना है, हाइग्रोमीटर से दोस्तों। अगला प्रश्न है, वनस्पति के सड़ने से गैस कौन सी बनती है? मीथेन गैस, जिसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। यह दलदली जगहों में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है।
वायुमंडल में आर्गन की महज कितनी पाई जाती है? आर्गन की जो मात्रा है यह 0.093% पाई जाती है, आपको याद रखना है। कभी कभी सीधा मात्रा पूछ लेता है तो ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मात्रा याद रखनी है आपको, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। पौधों की सभी पोषक तत्वों को युक्त कार्बनिक पदार्थ है। पौधों की सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? वह कार्बनिक पदार्थ कहलाता है ह्यूमस। क्या कहलाता है? ह्यूमस। भारत में अवनालिका क्षरण में सर्वाधिक प्रभावित होता है। भारत का सबसे चंबल नदी घाटी जो है, जिसे डाकुओं की आश्रय स्थली के नाम से जाना जाता है, यह मालवा के पठार का क्षेत्र और चंबल नदी घाटी का क्षेत्र, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन यहीं पर पाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा लोयस का मैदान कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। संसार का सबसे बड़ा लोयस का मैदान चीन पर स्थित है, याद रखना है आपको दोस्तों। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा को हम क्या कहते हैं? जो वायु द्वारा उड़ाकर लाई गई मृदा होती है उसे हम वातोद्र मृदा कहते हैं। अधोमृदा के समस्तर को कहते हैं, संस्तर बी कहते हैं, संस्तर बी कहते हैं। इसके अधोमृदा के संस्तर को क्या कहते हैं? हम बी कहते हैं, संस्तर बी। मृदा की औसतन कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है? 5% पाई जाती है इसमें। प्राकृतिक आकीशन है इंडोल एसिटिक एसिड को हम क्या कहते हैं? इंडोल एसिटिक एसिड को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक आकीशन। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम है, आपको याद रखना है, मैग्नीशियम है। इसका संकेत है Mg, आपको याद रखना है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? यह होता है पोटेशियम, इसका संकेत K होता है, पोटेशियम को याद रखना है। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं उसे हम कहते हैं केशिका जल। क्या कहते हैं? केशिका जल कहते हैं। जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है मटियार मिट्टी में, जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। जलाक्रांत मृदा में वनस्पतियाँ मिलती हैं, तो जल में वर्ष भर ढकी रहती हैं वहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति मिलती है, आपको याद रखना है। पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्व का अपशोषण सर्वाधिक पीएच मान क्या होता है? तो 6 पॉइंट से 7 पॉइंट होता है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाली मृदा को हम मटियार, जो क्ले मिट्टी होती है, यह सर्वाधिक उर्वरता धारण करने वाली मिट्टी कहलाती है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक उर्वरता मृदा एवं मिट्टी है दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, याद रखना है आपको। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? कैल्सिकोल्स। ये बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। क्या कहते हैं? चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? कैल्सिकोल्स कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है पीट मृदा में पाई जाती है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा किस में पाई जाती है? पीट मृदा में पाई जाती है, आपको याद रखना है। श्वसन मूल मिलता है, तो श्वसन मूल मैंग्रोव वनस्पतियों में पाया जाता है, आपको याद रखना है। आए हुए प्रश्न है, श्वसन मूल मैंग्रोव वनस्पतियों में मिलता है। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी कौन कौन से हैं? अरेबिका, ओरोबैंकी तथा अमरबेल होते हैं, जिसमें पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी कहलाते हैं। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन क्या कहलाता है? माइकोराइजा। क्या कहलाता है दोस्तों? माइकोराइजा कहलाता है। कवक का किसी पौधे की जड़ों के साथ सहजीवन क्या कहलाता है? माइकोराइजा कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद है यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथिस, डायनिया एवं ड्रोसेरा पौधे हैं, तो ये चारों पौधे कीटभक्षी हैं, आपको याद रखना है। आम के वृक्ष में अर्धधतना परजीवी कौन सा होता है? लोरेंथस होता है, यह आपको याद रखना है। लोरेंथस जो होता है। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है, क्या है? परिस्थिति तंत्र है। पारिस्थितिकी का अध्ययन की आधारभूत इकाई क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है, ये आपको याद रखना है। पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख चालक बल क्या माना जाता है? सौगिक बल माना जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। यही एकमात्र क्वेश्चन है जो रिपीट है। आहार जाल, फूड वेब्स की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे परिस्थिति तंत्र की वृद्धि होती है। क्या होती है? इससे परिस्थिति तंत्र की वृद्धि होती है। सामान्य पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता प्राप्त होती है तथा कायम रहती है, किसके कारण? स्वसाम्यावस्था क्रिया विधि के कारण, ये आपको याद रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टेंसले। वेरी मोस्ट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है।
श्वसन की क्रिया क्या है? श्वसन एक अपचायक क्रिया है, ये आपको याद रखना है। यह भी प्रश्न, दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, बिल्कुल याद रखना है आपको। प्रकाश संश्लेषण होता है नीले और लाल रंग में होता है, ये तो प्रश्न पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। नीले और लाल रंग में होता है, आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा H2O क्रमशः होता है। CO2 से रिडक्शन होता है, आपको याद रखना है। CO2 से क्या होता है? रिडक्शन होता है। और H2O से ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, आपको याद रखना है। सभी उपभोक्ताओं में गुण पाया जाता है, परपोषी का गुण सभी उपभोक्ताओं में पाया जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? परपोषी उपभोक्ता होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, आपको याद रखना है। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं पर शिकार करके अपना भोजन बनाते हो क्या कहलाते हैं? प्रिटेंडर्स। उन्हें क्या कहते हैं? प्रिटेंडर्स कहते हैं, ये आपको याद रखना है। कुछ जंतु शाकाहारी व मांसाहारी दोनों खाते हैं, वो सर्वभक्षी होते हैं। जो सभी खा लेते हैं सर्वभक्षी होते हैं। प्रकृति का मेहतर स्कैवेंजर कौन है? प्रकृति के स्कैवेंजर कौन है? अपघटक एवं कवक। अपघटक और कवक ये प्रकृति के मेहतर हैं, यह आपको याद रखना है। बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, यह लल्लन टॉप प्रश्न है बिल्कुल। जीवी एवं अजीवी घटकों से संबंध स्थापित करते हैं। जो अपघटक होते हैं ये जीवी और जीवी दोनों घटकों से संबंध अपना स्थापित कर लेते हैं। किसी भी परिस्थिति तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थ की मात्रा को संज्ञा प्रदान की जाती है, किसकी? खड़ी अवस्था की, स्टैंडिंग स्टेट की, याद रखना है आपको। खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जल में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है दोस्तों, यह एक ही दिशा में होता है, आपको याद रखना है। खाद्य जल में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है। एक संपूर्ण समुदाय में सभी जीवों को संबंध जो स्थापित करता है वह क्या कहलाता है? खाद्य जल कहलाता है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से यह खाद्य जल गुजरता है, यह आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। परिस्थिति विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? परिस्थिति विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई ऊष्मा है मित्रों, याद रखना है आपको। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई परिस्थिति तंत्र होती है, याद रखना है। परिस्थिति तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने संज्ञा प्रदान की थी। क्रमशः बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकोम्स नाम से इसे जानते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पर्यावरण क्या है? तो हमारे चारों ओर कविताएं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना है। भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है, यह भी आपको याद रखना है। जो पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं, उसके बदले में जीवधारुओं को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं, तो क्या मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन मुक्त करते हैं दोस्तों, याद रखना है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो इनके द्वारा दोस्तों वायु प्रदूषण होता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? तो यह विधि आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट है। जल प्रदूषण को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पैन क्या होता है? पैरा एसिटिल नाइट्रेट होता है, यह एक वायु प्रदूषक माना जाता है, यह आपको याद रखना है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र दोस्तों नागपुर में स्थित है, आपको याद रखना है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन कारणों से करती है? जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है वायुमंडल, ओजोन परत इससे रक्षा करता है, आपको याद रखना है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों? तो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, आपको ध्यान में रखना है। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? यह प्रकीर्णन के द्वारा लाइट ऑफ स्कैटरिंग होता है, उसके कारण यह दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? याद रखना है आपको, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है? पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसीलिए तो इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। पर्यावरण का दुश्मन किसे माना जाता है? तो यूकेलिप्टस का जो पौधा होता है उसे पर्यावरण का शत्रु मानते हैं। जैसे हम केचुए को प्रकृति का हलवाहा कहते हैं या किसानों का मित्र कहते हैं, तो आपको याद कर लेना है किसानों का मित्र। ये प्रश्न आया हुआ है, किसानों का मित्र, किसानों का मित्र, इसका एक और नाम है प्रकृति का हलवाहा। प्रकृति का हलवाहा दोस्तों, यह हम केचुए को कहते हैं। किसको कहते हैं? केचुए को। केचुओं के कहते हैं, आपको याद रखना है।
ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। यह आपको याद रखना है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग होना चाहिए? 23% होना चाहिए। प्रश्न पूछा गया है, याद रखना है। ग्रीन पीस क्या है? एक पर्यावरण योजना है, यह आपको याद रखना है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की सुरक्षा के लिए, वनों की कटाई से बचाने के लिए लोग, उत्तराखंड के जो चमोली ज़िले के लोग थे वो वनों से चिपक गए थे, ये आपको याद रखना है। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की जाती है? तो यह पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 के दशक में की जाती है दोस्तों। कब की जाती है? 1980 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और इस इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1972 में हुआ था, आपको याद रखना है। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो ओजोन। कौन सी गैस? वेरी मोस्ट है, छपने वाला प्रश्न है, आपको याद रखना है। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो ओजोन गैस उत्पादित होनी है, छपने वाला प्रश्न है बिल्कुल मित्रों। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका पांडा है इसका प्रतीक चिन्ह, आपको पता है। भारत में कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश है जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो वर्तमान में टाइगर की संख्या है मध्य प्रदेश की 526 और 524, 23-24 मिलता है डाटा इसका। इसके साथ कर्नाटक दूसरे स्थान में है मित्रों। हाल ही में 2-3 सालों से तो मध्य प्रदेश ही बना हुआ है रैंकिंग में। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया गया था? वेरी मोस्ट प्रश्न है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। वन महोत्सव के मुंशी ने किया था, ये आपको याद रखना है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पे है? तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित है, यह आपको याद रखना है। कहाँ पे स्थित है? स्विट्जरलैंड में मित्रों, याद रखना है। सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी पर जीवों पर जो प्रभाव पड़ता है उस प्रक्रिया को हम सफोकेशन नाम से जानते हैं, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, नोट डाउन कर लेना है। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसें होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकी अधिकता और इनका योगदान ज़्यादा होता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है इसका फुल फॉर्म? क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस होती है और यह क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो स्प्रे कैन डिस्पेंसर में। कहाँ पे होता है? स्प्रे कैन डिस्पेंसर में, वातानुकूलित रेफ्रिजरेटरों में, हेयर स्प्रे में, शेविंग क्रीम में और विविध सौंदर्य प्रतिरोधकों में इसका प्रयोग होता है, आपको याद रखना है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिमाण क्या होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव का जो प्रत्यक्ष परिमाण होगा उससे ग्लेशियर अपने पिघलने लगेंगे, ये आपको याद रखना है। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षों का आदमी कहा जाता है और इनके द्वारा ही चिपको आंदोलन चलाया जाता है। चिपको आंदोलन का प्रणेता इन्हों को कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है यह लखनऊ में स्थित है, भूलना नहीं है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, यह कम से कम 4 से 5 बार पूछी गई डेट है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं दोस्तों? तो हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन कहते हैं, यह आपको याद रखना है। पूछा गया प्रश्न है, यह भी छपने वाला प्रश्न है। पर्यावरण रक्षा कवच किसे कहते हैं? पर्यावरण का जो रक्षा कवच है वह हम ओजोन परत का कहते हैं, यह छपने वाला प्रश्न है दोस्तों और छप भी चुका है। रेड डाटा बुक विलुप्त संकटग्रस्त जो जीवे होते हैं उनको इस लिस्ट में रखने के लिए इस लिस्ट को बनाया गया है। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर मैक्सिको सिटी है दोस्तों, मैक्सिको सिटी है, भी आपको करंट में अपडेट कर लेना है, एक बार देख लेना है वर्तमान समय में कौन सा है। एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA कहाँ पर स्थापित है? तो ये विस्कोसिन में है, USA के विस्कोसिन शहर में यह स्थित है। CNG का फुल फॉर्म क्या है मित्रों? बहुत ही सरल प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। वायु प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? तो 65 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनियाँ होती हैं उनको हम वायु प्रदूषण की श्रेणी में रखते हैं। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किया जाता है। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षयकरण होने का प्रमुख कारण क्या है? एसिड रेन है, अम्ल वर्षा। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? तो जो मानव द्वारा निर्मित उपग्रह होते हैं इन्हें हम वायुमंडल में एक्सोस्फीयर में स्थापित करते हैं, आपको याद रखना है। देश का परिस्थिति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो है बेंगलोर, कर्नाटक में स्थित है मित्रों। कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर, कर्नाटक में।
भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है भारत का। बिल्कुल छपने वाले प्रश्न है दोस्तों। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पे है मित्रों? यह देहरादून में है। और वहीं पे हम बात करें वानिकी दिवस की, तो विश्व वानिकी दिवस जो है यह 21 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अभी हमने चर्चा की है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। और इसी से ट्रिक से आपको रिलेट करके याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है कि हम मैनेजमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट का कहाँ पे होगा? ये भोपाल में होगा, और जो मुख्यालय होगा मुख्यालय देहरादून में होगा। मैनेजमेंट करने वाले लोग भोपाल में होंगे लेकिन मुख्यालय देहरादून में होगा। ऐसे आपको रिलेट कर लेना है, कन्फ्यूजन भरा टॉपिक है। आइए पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के एक्ट बनाए गए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण एक्ट हैं तो आपको याद रखना है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड अधिनियम, ये है 1974 का मित्रों, इसे आपको भूलना नहीं है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो भी आप लगा सकते हैं लगा लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है। जल उपकर प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम, यह 1977 का है दोस्तों। बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, भूलना नहीं है, रट्टा मार लेना है, किसी भी हालत में आपको भूलना नहीं है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी सभी अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह 1986 का है, बिल्कुल रट्टा मार लेना है। फैक्ट्री अधिनियम कब का है? फैक्ट्री अधिनियम 1948 में आया है, यह आपको याद रखना है। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब का है? वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब का है दोस्तों? 1981 का है, आपको बिल्कुल रट्टा मारना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 का है, इसको भी बिल्कुल रट्टा मार लेना है। ये सभी आए हुए प्रश्न हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। फैक्ट्री अधिनियम 1948 का हमने चर्चा कर चुका है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट एवं रेगुलेशन अधिनियम कब का है? 1951 का है, यह वेरी मोस्ट डेट है, बिल्कुल आपको इसको रट लेना है। अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट कब का है? अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट है 1976 का, याद रखना है आपको। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दोस्तों 1972 में आया। कब आया? 1972 में। वही हम बात करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की, तो इसे 1980 में पारित किया गया है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे जैव विविधता अधिनियम, वेरी मोस्ट है। जैव विविधता अधिनियम सन 2000 का है, आपको याद रखना है। कब का है? सन 2000 की, और ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देख लेते हैं पर्यावरण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समझौते की, तो देख लेते हैं जो समझौते हैं, कौन से समझौते हैं, किस वर्ष कहाँ पे आयोजित किए गए, ये आपको देखना है। तो पहला जो हमारा समझौता है यह वेरी मोस्ट है, यह स्टॉकहोम स्टॉकहोम में यह आयोजित किया गया था 1972 में। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में, बिल्कुल रिलेट करते जाना है आपको। इसके बाद आपको बर्टलैंड सम्मेलन 1987 में, आधारी समझौता 1989 में, पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जो 1992 में हुआ, और इसी से ही रियो +20 की उत्पत्ति हुई, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद है स्टॉकहोम सम्मेलन, एक और होता है 2004 में। नई दिल्ली में एक सम्मेलन होता है 2008 में, रियो +20। ये रियो +20 है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है रियो +20, तो आपको याद रखना है। इसका आयोजन किया गया 2012 में। वार्सा सम्मेलन कहाँ हुआ? वार्सा सम्मेलन जिसे हम COP19 के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन 2013 में किया गया, यह आपको याद रखना है। लीमा समझौता, इसे हम COP20 के नाम से जानते हैं, ये 2014 में हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारे आपको याद कर लेना है, बिल्कुल रट्टा मार लेना है। आइए जैव विविधता संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन की देख लेते हैं। तो विश्व विरासत संधि कब हुई? 1972 में। कब हुई? विश्व विरासत संधि 1972 में होती है। और यह रामसर सम्मेलन दोस्तों, इसकी डेट है 1971 में, यह ईरान के रामसर शहर में। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? ईरान के रामसर शहर में इसका आयोजन किया गया 1971 में, ईरान के रामसर शहर में। और वर्ष 1984-85 से भारत इसमें शामिल हुआ है। और 2 फरवरी को आर्द्र भूमियों के लिए संरक्षण से संबंधित है, तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। जैव विविधता संधि 1992, कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 का है, वेरी मोस्ट है, आपको रट लेना है बिल्कुल। नगोया प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नगोया प्रोटोकॉल 2010 का है। COP11 कब हुआ दोस्तों? COP11 2012 में हुआ।
कोप-12 कब हुआ? 2014 में हुआ। यह आपको याद कर लेना है बिल्कुल। वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की चर्चा कर लेते हैं, जिससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहली जो परियोजना है दैट्स वाई हंगुल परियोजना। हंगुल परियोजना वेरी वेरी मोस्ट है और ये पूछी गई है। तो हंगुल परियोजना 1970 की है। बिल्कुल आपको रिलेट कर लेना है। कब की है? 1970 की। मित्रों कब की है ये हंगुल परियोजना? 1970 की। कस्तूरी मृग परियोजना 1972 में आई। कस्तूरी मृग परियोजना 1972 में आई है, यह आपको ध्यान में रखना है। वही हम बाघ परियोजना की बात करें, जिसे हम टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, 1973। टाइगर प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश की बात करें तो 7 स्थान शामिल हैं, जिनमें से 6 नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल की गई है। गिर सिंह परियोजना 1973 की है और यह गुजरात के गिर सिंह से चलाई गई थी। कहाँ से? गुजरात के गिर सिंह से चलाई गई थी, ये आपको याद रखना है। घड़ियाल प्रजनन परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घड़ियाल प्रजनन परियोजना यह 1975 की है। गैंडा परियोजना 1987 की है। इसको बिल्कुल आपको डेट को स्टेप से लिख लेना है। 1970 से आपको स्टार्ट करना है, 1970 से आपको 2006 तक जाना है, जिसमें से आपको 1970, 72, 73, 75, 86, 87 ऐसी डेट मिलेंगी। एक साइड से नहीं है कि बिल्कुल सीक्वेंस से है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कम से कम आपको 10 डेट हैं, आप बिल्कुल याद रख लेना है। हाथी परियोजना 1992 की है। हाथी परियोजना 1992 की है। लाल पांडा परियोजना 1996 की है। लाल पांडा परियोजना 1996 से है और गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 से है। और ये सभी छपे हुए प्रश्न हैं, लल्लन टॉप प्रश्न हैं दोस्तों। ये लल्लन टॉप सभी प्रश्न हैं, आपको याद रखना है। कछुआ संरक्षण परियोजना यह 2008 की है। लल्लन टॉप प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल याद रखना है, लल्लन टॉप। पर्यावरण दिवस या सप्ताह या वर्ष, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो पर्यावरण दिवस हैं, सप्ताह हैं या वर्ष हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जितने भी फैक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। तो पहला हमारा है साइंस डे। नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। विश्व वानिकी दिवस दोस्तों है 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम बात करें विश्व जल दिवस की दोस्तों, देख लेते हैं विश्व जल दिवस की। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। 7 अप्रैल 1948 को। पृथ्वी दिवस यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को दोस्तों। कब मनाया जाता है? 22 मई को। तंबाकू मुक्ति दिवस यह 21 मई को मनाया जाता है। तंबाकू से मुक्ति वाला दिवस 21 मई को मनाया जाता है। 31 मई को मनाया जाता है 31 को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह कम से कम 15 से 20 बार पूछे जाने वाली डेट है, तो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है और लगभग सभी को यह डेट याद होती है। वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। वन्य जीव दिवस वेरी वेरी मोस्ट है, बिल्कुल याद कर लेना है। वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है मित्रों, यह संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता का जो माह है यह 19 अक्टूबर से 19 नवंबर तक, और बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, नोट डाउन कर लेना है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस? 12 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे मनाया जाता है 26 नवंबर को, याद रखना है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और वन महोत्सव की बात करें तो जुलाई एवं फरवरी के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है वन महोत्सव। तो दोस्तों यह रही हमारी पर्यावरण की कुछ बेसिक्स प्रश्नों की सीरीज, जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये ऐसी सीरीज है कि इसमें जितने प्रश्नों की हमने चर्चा की, ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, और इससे जितने भी डेट संबंधित प्रश्न हैं वो तो बार बार ही पूछे गए हैं। इसलिए यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। यह आपको कमेंट के माध्यम से बताना है और आपको कमेंट करना है कि वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइटें हैं, यह आपको कमेंट में बताना है। यदि आप अपडेटेड हैं तो आप ज़रूर बताएंगे कि भारत में कुल कितनी रामसर साइटें हैं अभी तक, और वर्तमान में 2021 में जो 2021 अभी बीत गया उसमें भारत में कितनी आर्द्रभूमियों को संरक्षित किया गया। जैसा कि हमने आपसे बताया है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ चल रही है। पर्यावरण को बिल्कुल A1 क्लास का हम कंप्लीट कराएंगे। आज से आपको डेली वीडियो शाम को पर्यावरण की मिलेगी, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन सब्सक्राइब चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।